अस्सलाम वालेकुम, आई एम फरहान मीर। वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज मार्केट दोस्तों बुरी तरीके से क्रैश हो गई, इसलिए वीडियो मैं आपके साथ बना रहा हूँ जिसका एजेंडा क्लियरली यहाँ पे मेंशन्ड है कि मार्केट एक्चुअली क्रैश क्यों हुई। सबसे पहले हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे। उसके बाद ये देखेंगे कि क्या मार्केट एक्सपेंसिव है कि नहीं है, क्योंकि अगर मार्केट बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है तो यहाँ से मार्केट की फर्दर करेक्शन होने के चांसेस हैं। उसके बाद हम ये देखेंगे कि आपको डरने घबराने की ज़रूरत है कि नहीं है, इस पर हम लोग थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देखेंगे। उसके अलावा निफ्टी का आउटलुक देखेंगे कि इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या है निफ्टी के लिए, जहाँ तक कि करेक्शन पॉसिबल है उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। और फाइनली ये देखेंगे कि एज ए ट्रेडर इन्वेस्टर आपको इस मार्केट में अब क्या करने की जरूरत है। तो वीडियो को पूरा देखिए, आपके नॉलेज में जरूर इजाफा होगा और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। तो जो सबसे पहला पॉइंट है कि मार्केट के क्रैश होने का रीजन क्या है, देखिए उसके पीछे तीन रीजन है। तो सबसे पहला जो एक रीजन बोला जा रहा है वो ये है कि इजराइल और हमास की वॉर। तो मेरे ख्याल से दोस्तों, जैसे ऑलरेडी मैं और बहुत बार डिस्कस कर चुका हूं कि इजराइल और जो हमास की वॉर है ना, ये मार्केट के लिए कोई भी बहुत बड़ा रीजन नहीं है। बिकॉज हमास एक ग्रुप है, ना कि पूरी एक कंट्री है, और इजराइल एक पूरी कंट्री है जो कि आराम से उसको कैप्चर कर लेगी। और बेसिकली देखिए, मार्केट में बड़ी करेक्शन या बड़ा टॉप जो मार्केट का लगता है ना, वो अननोन रीजन की वजह से लगता है। ये जो इजराइल और हमास की वॉर है ना, ये तो कई लंबे टाइम से चल रही है, तो ऐसा कुछ नया सरप्राइज या झटका नहीं है मार्केट के लिए। तो मुझे लगता है कि ये रीजन तो वो रीजन है ना जो आपको डिस्कस करना ही नहीं चाहिए और उसको देखना ही नहीं चाहिए। एक्चुअली रीजन तो मैं इंक्लूड भी नहीं करने वाला था वीडियो में, लेकिन मुझे सुबह से इतने सारे मैसेज आ गए कि इजराइल और हमास में एक वॉर चल रही है, कुछ हमास के लीडर को कत्ल कर दिया गया है। तो क्या ये न्यूज रिलेवेंट है क्या? तो ये दोस्तों मेरे ख्याल से न्यूज बिल्कुल भी रिलेवेंट नहीं है। बिकॉज आप समझिए कि जो सबसे बड़ी गिरावट ये पूरी इसमें चल रही है ना, वो अमेरिका की तरफ से ट्रिगर हो रही है। और सिंपल सी बात है, अमेरिका वो कंट्री है जो पूरे देश को लड़ा रहा है आपस में, है ना। तो वो अगर उसका नुकसान हो रहा है किसी की वॉर की वजह से, तो वो ये कोशिश करेगा कि भाई ये रुक जाए। और नुकसान तो अमेरिका का ही ज्यादा हो रहा है। तो मेरे ख्याल से इस पॉइंट को आप बिल्कुल भी इग्नोर कर दीजिए। तो जो तीन पॉइंट थे उसमें से क्यों मार्केट क्रैश हो रही है, पहला जो पॉइंट है वो है इजराइल और हमास की वॉर। तो ये तो मेरे ख्याल से कोई रीजन ही नहीं है। तो रीजन क्या है? रीजन बचे हुए दो हैं, वो हम लोग अभी देख लेंगे। तो जो फर्स्ट रीजन है ना, वो बेसिकली यूएस की वजह से ट्रिगर हुआ है, और जो दूसरा रीजन है वो जापान की वजह से ट्रिगर हुआ है। अब यूएस में एक्चुअली जो जॉब का जो डेटा है वो बहुत ही खराब आया हुआ है, और वहां पे बेरोजगारी 4.1% तक की बढ़ चुकी है। ये बेरोजगारी यूएस में 4.1% तक बढ़ चुकी है। इसका मतलब यूएस में जॉब की बहुत ज्यादा कमी है। ये पहला रीजन है जिसकी वजह से मार्केट में करेक्शन ट्रिगर हुई। अब इसका खेल आप समझिए कि ऐसा यूएस में हुआ क्यों है। सबसे पहले हुआ ये था कि जब कोविड का टाइम आया था ना, उसके बाद यूएस ने क्या किया, बहुत सारा पैसा प्रिंट किया, बहुत सारी करेंसी प्रिंट कर दी। और इसकी वजह से क्या हो गया था कि जो मार्केट है उसमें बहुत ज्यादा लिक्विडिटी बढ़ गई थी, बहुत ज्यादा पैसा आ गया था। इसकी वजह से इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। तो एक ऐसा भी टाइम आया था यूएस की सिचुएशन में कि जहां पे आप देख सकते हो कि इन्फ्लेशन करीब करीब 8.2% के आसपास हो गई थी। तो ऐसी कंट्री जहां पे 2-2.5% की इंटरेस्ट रेट है, वहां पे 8.2% की इन्फ्लेशन हो गई थी। तो ये एक्चुअली बहुत ही ज्यादा निगेटिव हो चुका था। और इन्फ्लेशन क्यों आई थी? क्योंकि बहुत ज्यादा पैसा प्रिंट हो गया था। तो अब ये टाइम के आसपास यूएस को ऐसा लगने लगा था कि अब अपने को ना इस इन्फ्लेशन को कंट्रोल में लाना जरूरी है, क्योंकि इतनी महंगी इन्फ्लेशन यूएस जैसा डेवलप्ड इकोनॉमी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए उनके पास ऑप्शन क्या थे? उनके पास दो ऑप्शन थे। पहला तो ऑप्शन ये था कि जो इंटरेस्ट रेट है उसको इन्होंने बढ़ाना चालू कर दिया। क्यों? क्योंकि देखिए ना, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाते हैं तो जितने भी लोन्स हैं उसकी दरें भी बढ़ जाती हैं, और हर लोन महंगा हो जाता है। और जैसे ही महंगा अगर लोन हो जाता है ना, तो लोग लोन लेते नहीं है। और जैसे ही लोग लोन लेंगे नहीं, वैसे डिमांड कम हो जाएगी, और जैसे डिमांड कम हो जाएगी, महंगाई अल्टीमेटली कम हो जाएगी, इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगी। तो ये पहला पॉइंट था। तो पहला पॉइंट अपना सिंपल सा है, उन्होंने यूएस ने क्या किया, जो इंटरेस्ट रेट है ना उसको बढ़ाना चालू कर दिया, और उसकी वजह से इन्फ्लेशन को कम करने की कोशिश हो रही थी। तो वो उनका एकदम जो दाव था वो परफेक्ट साबित हुआ। इंटरेस्ट रेट जैसे बढ़ने लगे, आप देख सकते हो जो इन्फ्लेशन था वो कंट्रोल में आने लगा, और अब के दौर में जो इन्फ्लेशन है वो 3% के आसपास आ चुका है। इनफैक्ट जो लेटेस्ट डेटा है उसके हिसाब से तो इन्फ्लेशन 2.5% के आसपास हो चुका है। तो ये तो परफेक्ट हो गया कि इन्होंने क्या कर दिया, इंटरेस्ट रेट बढ़ा के इन्फ्लेशन को कम कर दिया। बट इसका प्रॉब्लम क्या हुआ? इसका प्रॉब्लम ये हुआ ना कि सिस्टम में रिसेशन आ गया, मंदी आ गई। क्यों? जब इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं तो लोग तो चीजें खरीद नहीं रहे हैं, और जब लोग खरीदेंगे नहीं तो ऑब्वियस सी बात है मंदी आएगी। तो जो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का जो सिलसिला था इन्फ्लेशन कम करने को, उसका जो अल्टीमेट इफेक्ट था वो रिसेशन पे पड़ रहा था, और ये ऑब्वियस बात थी कि पड़ना ही था। और यूएस उस डायरेक्शन में जा भी रहा था, लेकिन यूएस वाले इस बात को इग्नोर कर रहे थे। और उन्हें उन्हें अब ऐसा लगने लगा था कि हमारे पास अब दो चीजें हैं, या तो हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल में करें, जो महंगाई 8.2 हो चुकी है, या तो हम लोग रिसेशन का सोचें। तो उन्होंने प्रायोरिटी इसको रखा, इंटरेस्ट रेट बढ़ाते गए, और आज इन्फ्लेशन तो उनका काबू में है, जो कि 2% के आसपास का टारगेट था। ऑलमोस्ट लोग वहां पे रीच हो चुके हैं। बट प्रॉब्लम यह है कि इसकी वजह से मंदी आ चुकी है। अब जब मंदी आ चुकी है, तो जो बेरोजगारी की जो रेट है वो 4.1% तक पहुंच चुकी है। तो ये पहला रीजन था जिसकी वजह से मार्केट क्रैश हो गई। अब
समझने वाली बात थी कि ये कोई अननोन रीजन नहीं है, क्योंकि ये तो यहां से लोगों को पता था कि भाई हो ही रहा है, एक दिन रिसेशन आने ही वाला है। अभी नाउ यूएस इज टॉकिंग अबाउट द रिसेशन। अब इसमें छोटा सा अच्छा पॉइंट हमारे लिए, यूएस इज टॉकिंग अबाउट द रिसेशन एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द ग्रोथ, तो अपने लिए सही है, ठीक है। तो ये तो एक दिन होना ही था, और अब ये हो गया, और जब ये हो गया इसकी वजह से आपने देखा कि थर्सडे और फ्राइडे को यूएस की मार्केट ने बहुत बड़ा एक झटका दिया, करेक्शन दिया, और उसी का असर हमारी मार्केट पे दिखा, और आज के दिन हमारी मार्केट ने उस चीज पे रिएक्ट किया है। तो ये तो पॉइंट नंबर 1 हो गया। अब पॉइंट नंबर 2, अब इसका आगे क्या इंपैक्ट होगा वो मैं आगे के वीडियो में डिस्कस करूंगा। अब पॉइंट नंबर 2 क्या है करेक्शन का, वो है जापान की तरफ से आया हुआ। तो यहाँ पे दो ट्रिगर है, एक यूएस की तरफ से, एक जापान की तरफ से। जापान में सीन क्या हो गया कि जापान की जो करेंसी है, जापान में ना बहुत लंबे टाइम से ना इंटरेस्ट रेट ना जीरो थे। मतलब इंटरेस्ट रेट जीरो का मतलब, अगर आपको जापान में लोन लेना है ना, तो आपको बिना इंटरेस्ट के पैसा मिल जाता था, क्योंकि वहां की इकोनॉमी इतनी बुरी हालत में थी जापान की। तो अब सीन क्या हुआ, अब लोगों ने ये देखा कि ऐसी मार्केट्स भी हैं, इमर्जिंग मार्केट्स है जहां पे ग्रोथ है, तो एक काम कर लेते हैं, जापान से पैसा बोरो कर लेते हैं और उस पैसे को किसी और कंट्री में इन्वेस्ट करते हैं और वहां से पैसा बना लेते हैं। तो जापान ने क्या किया, जापान ने ना पहली बार अपनी इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया। ठीक है, अब थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट जैसे जापान ने बढ़ाया, जापान की करेंसी स्ट्रांग हो गई, और जैसे जापान की करेंसी स्ट्रांग गई, जो लोगों ने जापान से पैसा बोरो किया है ना, वो पैसा महंगा होने लग गया। वो पैसा महंगा, तो उनको क्या करना पड़ा, जहां उन्होंने इन्वेस्ट किया, जो भी मार्केट में इन्वेस्ट किया, वहां से निकाल के अब जापान को अपने को रिटर्न करना पड़ेगा, क्योंकि जो पहला सस्ता लोन जो जापान दे रहा था ना, अब वो महंगा हो गया, तो उनको वापस करना पड़ेगा। तो इसकी वजह से जहां जहां जो जो कंट्री में जापान का पैसा लगा हुआ है ना, वो कंट्री में वहां पे करेक्शन स्टार्ट हो गई। एंड इनफैक्ट अगर आप जापान की मार्केट की बात करो, तो जापान का मार्केट तो पिछले 3-4 दिनों में 20% तक गिर गया। तो बेसिकली दो रीजन हमने डिस्कस किए, एक रीजन था आपका यूएस का, और दूसरा रीजन था जापान का, जिसकी वजह से मार्केट में क्रैश आ गया। एंड ऑब्वियस सी बात है, जो इजराइल और हमास की वॉर है, इसका तो कोई भी खास लेना देना नहीं है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, और अपना जो नेक्स्ट एजेंडा है उस पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। और हमारा जो नेक्स्ट एजेंडा है वो है, इज मार्केट एक्सपेंसिव। अब जब इतनी करेक्शन मार्केट में आ चुकी है, तो अब हमें ये देखना है क्या इतनी करेक्शन के बाद क्या ये जो मार्केट है वो एक्सपेंसिव हुई है कि नहीं हुई है। इसके लिए आपको सिंपल सा है, आपको ना निफ्टी का सबसे पहले ना पी रेशो देखना जरूरी है, कि निफ्टी का पी रेशो क्या बोलता है। निफ्टी का पी अगर आप आज देखो ना, तो निफ्टी का पी 23 के आसपास है, जो कि हिस्टोरिकल पी के आसपास ही है। 23 का पी बहुत ज्यादा हाई रेंट पे नहीं रहता है। और अगर आप एक इंटरेस्टिंग फैक्ट देखिए, कि जब निफ्टी 18,000 के आसपास के लेवल के आसपास थी ना, तब भी निफ्टी का पी 23 के आसपास था, और आज हम बढ़ के 25,000 के करीब है, और आज भी निफ्टी का पी 23 के आसपास है। इसका मतलब है जो मार्केट है वो 18,000 से 24,000 हो गई, लेकिन निफ्टी का पी आज भी 23 के आसपास ही है। वो क्या रीजन है, पी का सिंपल फॉर्मूला होता है प्राइस अपॉन अर्निंग। तो प्राइस अपॉन अर्निंग, अब सिंपल सी बात है, अब अगर आप देखिए ये 18,000 से बढ़ के निफ्टी, 18,000 का निफ्टी कितना हो गया, 24,000, है ना। 18,000 से बढ़ के 24,000 हो गया। इस दौरान पे अगर आप देखो ना, अर्निंग भी बढ़ी हुई है। जब अर्निंग बढ़ी हुई है तो रेशो यहाँ पे कांस्टेंट है, मतलब बेसिकली प्राइस तो बढ़ गया, 18,000 से 24,000 हो गया, साथ में निफ्टी की अर्निंग भी बढ़ रही है, इसके लिए ये पी कांस्टेंट है। अगर निफ्टी की अर्निंग नहीं बढ़ती ना, और अगर निफ्टी की प्राइस 18,000 से 24,000 हो जाती, तो ये पी आपको 30-35 का दिखने लग जाता। वो टाइम पे निफ्टी हायर एंड पे, सो दैट क्लियरली इंडिकेट्स कि हमारे पास ना ग्रोथ है। ग्रोथ होने की वजह से भले निफ्टी 18,000 से 24,000 25,000 हो गया हो, लेकिन अभी भी निफ्टी एक्सपेंसिव बिल्कुल भी नहीं है। और ज्यादातर लोग जो यहाँ पे हैं वो स्मॉल कैप इंडेक्स में इन्वेस्ट करते हैं, इसलिए हमें ये भी देखना जरूरी है कि जो स्मॉल कैप इंडेक्स है क्या वो एक्सपेंसिव है कि नहीं, बिकॉज जनरली लोग शेयर्स को ज्यादा होल्ड करते हैं। तो निफ्टी तो बिल्कुल एक्सपेंसिव नहीं है। अगर आप स्मॉल कैप इंडेक्स देखें तो वो भी 26 के आसपास है, वो भी कुछ बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। अगर आप हिस्टोरिकल भी इसका निफ्टी का चार्ट देखेंगे, तो ये देखिए आप, अभी फिलहाल हम 26 के आसपास है। बड़ी करेक्शन ट्रिगर कब होती है, जब जैसे अक्टूबर 2018 में करेक्शन ट्रिगर हुई थी, जब निफ्टी का पी 80 के आसपास पहुंचा था स्मॉल कैप इंडेक्स का, और यहाँ पे 200 का 200 के ऊपर पहुंचा था, तब इसमें करेक्शन ट्रिगर हुई थी। तो अगर स्मॉल कैप की हम बात करें, तो स्मॉल कैप इंडेक्स तो इतना पिछले कुछ टाइमों में ऑलमोस्ट डबल हो चुकी है, लेकिन फिर भी उसका पी सेम है यहाँ पे, और यहाँ पे पी सेम है, क्योंकि स्मॉल कैप इंडेक्स का अर्निंग बहुत ज्यादा आ रहा है। तो इसका ये मतलब है कि जो पॉइंट नंबर 2 है अपना, क्या मार्केट यहां से एक्सपेंसिव है क्या, तो मार्केट एक्सपेंसिव नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट अपना जो बनता है ना, व्हेन टू वरी। अब ये केस में अगर आप देखोगे ना कि आपको कब डरने की जरूरत है, तो पहले तो आप समझिए कि दो टाइप के यहाँ पे मार्केट पार्टिसिपेंट होते हैं, एक होता है ट्रेडर, एक होता है इन्वेस्टर। अगर आप ट्रेडर हो तो ट्रेडर के तो अपने नियम है, अपने स्टॉप लॉसेस हैं, तो अगर वो स्टॉप लॉसेस हिट हो रहे हैं, तो एज अ डिसिप्लिन यू शुड एग्जिट द ट्रेड। और अगर आपको लगता है कि फिर मौका है, तो यू कैन री एंटर। अब एज अ इन्वेस्टर अगर आपको क्या देखना चाहिए, ठीक है,
जब भी आपको लगे कि जो रीजंस है वो हमारे अपने रीजन है जिसकी वजह से हम करेक्ट हो रहे हैं ना, तो आप बिल्कुल डरिए। अगर अगर आपको ये लगता है ना कि रीजन हमारे नहीं है करेक्ट होने के, रीजन कहीं बाहर से आ रहे हैं, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। अब रीजन हमने क्या डिस्कस किया हुआ यहाँ पे, दो रीजन है बेसिकली, एक है यूएस से, एक है जापान से। तो यूएस और जापान के रीजन की वजह से हमें बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। अगर हमारे रीजन बनते, हमारे रीजन क्या बन सकते हैं कि हमारे जो कंपनीज है वो ग्रो नहीं कर रही, हमारी कंट्री ग्रो नहीं कर रही, हमारे पास अर्निंग नहीं आ रही है, तो वो टाइम पे आप बिल्कुल बिल्कुल आप वरी कर सकते हो। बट एज ऑफ नाउ मेरे ख्याल से रीजन अपने नहीं है, रीजन बाहर के, इसलिए हमें ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। और दूसरी बात यह है कि जैसे हमने डिस्कस किया है कि दो ही चीजें मार्केट को चलाती है, एक होता है लिक्विडिटी, अगर आप इसको मीडियम से लॉन्ग टर्म की बात, मीडियम टर्म की बात करें, और दूसरा है अर्निंग्स अगर आप लॉन्ग टर्म की बात करें। तो ये आपका बन जाता है लॉन्ग टर्म में और ये बन जाए मीडियम टर्म में। तो मीडियम टर्म में लिक्विडिटी चलाती है। आप देखिए कि कितने सारे फ्लोज आज भी हमारे स्ट्रांग है। आज मैं सोच रहा था कि हमारा जो ग्रुप है म्यूचुअल फंड का, उसमें अपडेट करूं कि किन लोगों और आज पैसा डालना चाहिए कि नहीं डालना चाहिए, और मैंने अपना ऐप खोला म्यूचुअल फंड का और मैंने देखा मेरे बोलने के पहले 15 लोगों ने तो ऑलरेडी पैसे डाले हुए हैं। तो लिक्विडिटी इतनी स्ट्रांग है कि लोग के पास इतना पैसा है ना इन्वेस्ट करने के लिए, जो मार्केट को गिरने नहीं देगी। 20,000 करोड़ की तो एसआईपी आ रही है। तो बेसिकली लिक्विडिटी स्ट्रांग है, प्लस अर्निंग भी हमारी स्ट्रांग है, क्योंकि यूएस इज टॉकिंग अबाउट द रिसेशन वेयर वी आर टॉकिंग अबाउट द ग्रोथ। अल्टीमेटली मनी विल चेज ग्रोथ, तो पैसा आएगा अपने पास, अर्निंग भी स्ट्रांग है। तो मेरे ख्याल से एज ए इन्वेस्टर आप लोग को डरने घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अब हम लोग क्या करते हैं कि अब जब करेक्शन हो ही चुकी है, तो निफ्टी का भी आउटलुक देखते हैं हम जाके चार्ट पे। अब अगर निफ्टी के आउटलुक की बात करें तो देखिए करेक्शन तो ट्रिगर हो चुकी है और बहुत ही बड़ी कैंडल आज बनी हुई है। अब इंपॉर्टेंट लेवल क्या थे, इंपॉर्टेंट लेवल जो बजट के दिन का जो लो था, वो निफ्टी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल था और आज उसी के आसपास निफ्टी ने क्लोजिंग दी हुई है। अब देखा जाए तो ये देखिए, देखा जाए तो इतनी बड़ी करेक्शन के बाद बहुत जल्दी फास्ट रिकवरी होती नहीं है। अब आइडियली देखिए मैं क्या चाहता हूं, पोर्टफोलियो तो मेरे पास भी है और बहुत बड़ा पोर्टफोलियो है, और इस गिरावट की वजह से नुकसान तो मुझे भी हुआ है। जो भी मेरे लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म के जो शेयर्स है म्यूचुअल फंड है, गिरावट तो उसमें हुई है, नुकसान तो मुझे हुआ है। तो आइडियली मेरे लिए बेनिफिशियल क्या है, बेनिफिशियल तो ये है कि कल उठ के मार्केट यहां से सीधा सीधा चल देवे और आज की जो भी चीज थी उसको मार्केट भूल जावे। और सेम चीज एक्चुअली हुई थी, बजट के दिन भी वही हुआ था, और जो इलेक्शन का 4 जून का जो था, ये देखिए इस दिन भी वही हुआ था। बजट के बाद अगले दिन से फिर मार्केट ऊपर चलने लग गई और इलेक्शन के बाद फिर मार्केट ऊपर चलने लग गई। तो आइडियली तो यही सिचुएशन मेरे लिए बेस्ट है कि मार्केट कल फिर ऊपर चलने लग जावे। लेकिन आ, सही सिचुएशन क्या बनेगी, सही सिचुएशन ये बनेगी कि मार्केट कुछ दिन यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट करे। वरना लोगों को अभी ऐसा लगने लगा है ना कि भाई गिरावट होती है और मार्केट चल देती है, तो हर गिरावट में सीधा सीधा अपने को बाई करना चाहिए। और ये जो भी पैसा आ रहा है मार्केट में, ये जो रैली में जो भी पैसा आ रहा है, इनफैक्ट यहीं से आप देखिए रैली में, इनफैक्ट निफ्टी तो वो आपको पूरी झलक नहीं दिखा रही है जो एक्चुअली स्टॉक्स में हो रहा है। स्मॉल कैप में देखिए या म्यूचुअल फंड के आपके एनएवीज देखिए, कितना सारा रिटर्न बना है पिछले 1 सालों में। म्यूचुअल फंड ने शेयर हमने म्यूचुअल फंड ने 50% का रिटर्न दिया हुआ है ना। तो सिचुएशन डिफरेंट है, हालांकि निफ्टी ने ज्यादा रिटर्न नहीं दिया हुआ है, तो लोगों को ऐसा लगता है कि हर गिरावट में बाय करना है। और ये वो लोग हैं ना जिन्होंने एक्चुअली गिरावट देखी नहीं है, उनको ऐसा लगता है कि बस गिर गई मार्केट तो चली जाएगी मार्केट। तो एक्चुअली ये पैसा जो है ना, अब इन ये लोगों का ना इम्तिहान होगा, अगर थोड़ा सा मार्केट यहां से कंसोलिडेट करे और थोड़ी गिरे। और वो जरूरी है, बिकॉज फ्लशिंग आउट प्रोसेस जरूरी है। नए नए इन्वेस्टर जो बीच बीच में जो जुड़ते रहते हैं ना, उनको मार्केट से बाहर निकालना जरूरी है। और जब मार्केट हल्की रहेगी ना, तो बहुत ऊपर जाने को तैयार है। सिंपल सी बात है, अगर आपको लंबा रास्ता तय करना है, कहीं पहाड़ी पर चढ़ना है, तो जितना सामान आपके पास कम रहेगा उतना आप फास्ट चलोगे, उतना ऊपर तक जा पाओगे। या फिर 10 किलोमीटर आपको जाना है, चलना है, तो ऑब्वियस सी बात है अगर आप भागोगे तो शायद 1-2 किलोमीटर में ही थक जाओगे। बट चलते रहोगे कंसिस्टेंटली, तो थोड़ा सा ब्रेक लेके धीरे धीरे चलोगे, तो आप 10 किलोमीटर चल सकते हो। तो यही चीज मार्केट में भी है। मार्केट से मुंह उठा के चल देवे, भाग देवे, तो मार्केट थक जाएगी और फिर कंसोलिडेट, फिर उसके बाद जो होगा ना वो अच्छा नहीं होगा। इसलिए मैं ये चाहता हूं कि मार्केट चले, ये तो मैं चाहता हूं, लेकिन होना ऐसा चाहिए कि मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेट करे। अगर 2-3 दिन, मेरे ख्याल से देखिए ये इतना बड़ा रीजन नहीं है, क्योंकि जैसे हमने देखा यूएस का जो रीजन है वो ऐसा रीजन नहीं है कि जो नहीं पता था। अब जब आप इन्फ्लेशन को, इंटरेस्ट रेट को बढ़ा रहे हो, तो रिसेशन तो एक दिन आना ही था। तो ऐसा रीजन नहीं है कि भाई उसकी वजह से टॉप ही लग जावे और खत्म ही हो जावे स्टोरी, ऐसा तो रीजन है नहीं। तो जब चीज पता थी, एक्सपेक्टेड चीजों पे ज्यादा चीजें रिएक्ट नहीं होती। तो मेरे ख्याल से एक 2-3 दिन और मार्केट इसके आसपास कंसोलिडेट करे या एक नीचे झटका मारे और उसके बाद चल दे, तो मेरे ख्याल से दिस इज द आइडियल सिचुएशन। ऐसा ऐसा होना चाहिए। बट वही बात है, लिक्विडिटी इतनी स्ट्रांग है, इतना मतलब खराब बजट मार्केट के हिसाब से, फिर भी मार्केट ने सुना नहीं। इलेक्शन का रिजल्ट है फिर भी नहीं सुना, मेरे बोलने के पहले लोग पैसा डाल रहे मार्केट में।
तो लिक्विडिटी की ताकत तो है, लिक्विडिटी और अर्निंग, लिक्विडिटी भी अच्छी है, अर्निंग भी अच्छी है, तो बहुत ज्यादा करेक्शन होगी ऐसा लगता तो नहीं है। 2-3 दिन मार्केट यहाँ से कंसोलिडेट करे तो अच्छा है। अब अगर टेक्निकल लेवल के हिसाब से अगर हम बात करें तो ये लेवल के आसपास अगर मार्केट आ जाती है तो मेरे ख्याल से एक अच्छे लेवल होंगे। तो ये आप बोल सकते हो कि 23,300 है ना, 23,300 23,400 के आसपास के लेवल, मतलब हम लोग 24,000 के आसपास है, 23,300 400 के आसपास आ जाती है, 1-2 दिन में आ जाती है ना, तो मेरे ख्याल से दीज आर द गुड लेवल जहां पे एंट्री कर सकते हो। और अगर ये ब्रेक हो जाता है तो मतलब अगर फाइनल लेवल में बोलूं तो फिर वो यहाँ पे बन जाएंगे ये करीब करीब, ये जो लेवल बनेंगे वो 23,300 के आसपास या 400 बोल सकते हो आप, एंड ये जो रहेंगे वो 22,800 के आसपास के लेवल। तो इतना डाउनफॉल मार्केट में पॉसिबल है। अब वो आता है कि नहीं आता है वो बोल नहीं सकते, क्योंकि जिस हिसाब से लिक्विडिटी की ताकत है बोल नहीं सकते। एटलीस्ट ये लेवल का भी करेक्शन हो जाएगा तो कुछ मार्केट जितनी थोड़ी बहुत भारी है वो थोड़ी बहुत हल्की हो जाएगी। एटलीस्ट मेरे ख्याल से 23,300 23,400 तक आए तो मेरे ख्याल से मार्केट की सिचुएशन के लिए बेहतर है। बाकी मेरी पर्सनल बोलो तो यहाँ से चल देवे तो बहुत ही अच्छा है, पैसा तो अपना भी लगा हुआ है। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट लेवल्स जहां पे आपको वॉच करते रहना चाहिए। एंड फाइनली अगर इस वीडियो को हम लोग कंक्लूड करें तो क्या करें इन्वेस्टर और ट्रेडर, ये अपना मेन मुद्दा बचा हुआ है। तो मेरे ख्याल से सिंपल सी बात है, अगर आप इन्वेस्टर हैं तब तो डरने घबराने की कोई भी जरूरत नहीं मार्केट में, बिकॉज हमारे पास लिक्विडिटी भी है, हमारे पास अर्निंग भी है, कोई इश्यू ही नहीं है। अगर आप ट्रेडर हैं तो स्टॉप लॉस को फॉलो कीजिए और जो लेवल हमने बताए वहां पे आप वापस से अपनी पोजीशन को इनिशिएट करने की कोशिश कर सकते हैं, बट स्टॉप लॉस के बिना आपने कुछ भी नहीं करना है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आप कंफ्यूज हैं कि जो मार्केट गिरी है इसमें आपको कौन से स्टॉक को बाय करना चाहिए, तो डेफिनेटली आई सजेस्ट कि आप म्यूचुअल फंड का रूट से जाएं, बिकॉज दैट इज द बेस्ट वे एंड दैट इज द सेफेस्ट वे, जहां पे एक्सपर्ट लोग आपके पोर्टफोलियो को मैनेज कर रहे हैं। आपने करना क्या है, बस पैसा डालना है। अगर आज आपके दिन आपका पोर्टफोलियो होता तो कम से कम 5-6% की गिरावट तो की थी, अब उसमें कुछ स्टॉक चल रहे हैं, कुछ बढ़ रहे हैं, तो नया पैसा डालना है तो किसमें डालें, किसको एवरेज करें, तो ये सब कंफ्यूजन भी होती है। और मेरे ख्याल से जब 1.5-2% लेके म्यूचुअल फंड वाले जो फंड मैनेजर्स, इतने अच्छे फंड मैनेजर अवेलेबल है जो आपके पोर्टफोलियो को मैनेज करने को तैयार है, तो तुम क्यों आपको खतरों का खिलाड़ी बनना है, उनको दे दो, वो अच्छे से मैनेज करेंगे। तो अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, शरिया कंप्लायंट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, उस लिंक पे जाइए, क्लिक कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए मुझे। मैं आपकी रिक्वायरमेंट समझूंगा, 1-to-1 कन्वर्सेशन करूंगा आपके साथ, और आपके हमारे साथ जुड़ के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप पे जोड़ा जाएगा जहां पे आपको कंटिन्यूअसली गाइडेंस दी जाएगी कि मार्केट में क्या चल रहा है, इकोनॉमी में क्या चल रहा है, आज जैसी सिचुएशन है उसमें आपको क्या करना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, पूरी गाइडेंस आपको कंप्लीटली मिलेगी। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। वीडियो को शेयर कीजिए और बहुत जल्दी मिलता हूं अपने अगले वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।